जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आपका दीपक सर आप सबके बीच में के गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, धरती समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, वो साथी तुझ में ही सुख है छिपारे, वो साथी मुझ में ही सुख है छिपारे, वो साथी तुझ में दुख भी है छिपारे, कि दूर के पर्वत दूरी रहकर लगते सबको सुहाने, पास जरा जाकर देखो तो पत्थर भरी चट्टाने, कलियां समझे सुखी है सावन, सावन कहे बहारे, ओ साथी तू सुख व दुख का मिश्रण है और सुख व दुख तुझमें छिपा रहे। सफलता बहुत परिश्रम का निचोड़ होता है बेटा, इसीलिए डेली मेहनत करते जाएं, कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग, एक दिन ऐसा होगा कि आप सक्सेस हो जाओगे। और अब तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, जी जान लगा के मेहनत करो। माधव पाल अकेडमी में पूरे अभी सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, टीचर भर्ती, हॉस्टल वार्डन सबके पेड कोर्स चल रहे हैं। घर बैठे तैयारी कीजिए, हम जो बताएंगे उसके अलावा कोई किताब लेना नहीं है। चलिए अब आता हूँ, आज मैं आप लोगों को 14 अक्टूबर का दिन है आज। 14 अक्टूबर में 14 VVIMP क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसे 100% कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समय बर्बाद नहीं करते बेटा, आ जाते हैं पॉइंट पे। देखिए सबसे बताऊंगा पहले मैं आपको अपने एजुकेटर के पढ़ाने का टीचिंग स्किल देखो, देन आप अपने एजुकेटर से क्लास ज्वाइन करो। देखो समझो बेटा, साल्ट परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से, किसके, WB अर्थात विश्व बैंक के सहयोग से एक साल्ट परियोजना का शुरुआत हुआ है। और ये क्या किया है कि 250 करोड़ रुपए का 250 मिलियन का 250 मिलियन का लोन दिया है, किसको, आंध्र प्रदेश को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूल की शिक्षा में सुधार करना और गुणवत्ता शिक्षा लाते हुए बच्चों का चहुमुखी विकास करना। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पीएससी ने पूछा है, 1944 में हुआ था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अब तुम पूछोगे सर साल्ट क्या चीज है, तो साल्ट जो परियोजना है बेटा, एक्चुअली में ये एक एजुकेशनली है ना, सिस्टमेटिकली, मतलब एक एजुकेशनली, ये आंध्र प्रदेश का लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ नाम है, आप थोड़ा गूगल प्ले स्टोर में देख लेना, ठीक है। तो एस मुझे याद नहीं आ रहा है, ए जो है आंध्रास है, एल जो है लर्निंग है, और टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से एस मतलब सिस्टमेटिक ऐसा कुछ होता है, बट याद नहीं आ रहा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस साल्ट परियोजना बोलेगा तो आप याद रखना, आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कितना करो, 250 मिलियन, ठीक है। और किसने, तो वर्ल्ड बैंक ने 1944 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन DC उसका मुख्यालय है। अब देखिए एक क्वेश्चन और जबरदस्त है, 100% हरित ऊर्जा स्रोत से परिचालन होने वाले हवाई अड्डे का नाम, तो वो है मुंबई हवाई अड्डा, जो 100% हरित ऊर्जा स्रोत से परिचालन होता है, जिसका संचालन अधिकार किसके पास है, अभी अदानी के पास बेचा गया है, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, नए भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO कौन बने, नए भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO बने विनायक गोडसे साहब, नए भारतीय डेटा परिषद के। ये जितने इंडिया में जो डेटा होते हैं, डेटा की सिक्योरिटीज के जिम्मेदार होते हैं, और ये उनके CEO बने, सबसे बड़े ऑफिसर बने, कि इंडिया में जितने भी हमारे सूचनाएं होती है, चाहे वो आपके बैंकिंग के इन्फॉर्मेशन हो, चाहे किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपके टेलीकम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे डिफेंस की इन्फॉर्मेशन हो, वो सबका डेटा सुरक्षा परिषद अर्थात डेटा को सिक्योर करने की काउंसिल होती है, जिसका CEO कौन बनाया, तो विनायक गोडसे को बनाया गया। क्लियर हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा प्रमुख। चौथा, जापान में भारत के अगले राजदूत किसे बनाए गए, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये है CB जॉर्ज साहब को जापान में भारत के अगले एम्बेसडर नियुक्त किए गए। ये पांचवा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक किसे बनाया गया, तो राष्ट्रीय, इंडिया में जितना भी आपदा प्रबंधन का काम देख रहे हैं, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है, भूकंप हो गया, महामारी हो गया, बीमारी हो गया, पैकेजेस हो गया, ये सब अब मृणालिनी श्रीवास्तव देखेंगी, क्योंकि वो अब नई निदेशक बन गई है। निदेशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे। और ये है छठवा है आपका नेशनल आइकन घोषित,
किसको नेशनल आइकन घोषित किया और किन्होंने नेशनल आइकन घोषित किया, ये आप लोगों को जानना होगा। तो नेशनल आइकन घोषित किया पंकज त्रिपाठी को। किसने किया? तो भारतीय या भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा या इंडियन इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी को, आप सभी पंकज त्रिपाठी को जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप गूगल करो और देखो कि नेशनल आइकन अवार्ड मतलब नेशनल आइकन जो है फेस के रूप में सामने लाया और इनको घोषित किया किसने? तो निर्वाचन आयोग ने। किसको? तो पंकज त्रिपाठी को। 7वें नंबर पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, गेल के नए अध्यक्ष जो है कौन बने? नए चेयरपर्सन बने संदीप कुमार गुप्ता। कौन? संदीप कुमार गुप्ता को गेल के नए अध्यक्ष बने। अब आप मुझे फुल फॉर्म जो है गेल का बताओ। मैं तो जानता हूं, मैं तो बता भी सकता हूं कि फलाना अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, लेकिन आप मुझे क्या करो, अपनी नॉलेज को चेक करो। समझ नहीं आ रहा तो गूगल करो, की टाइप करो और अपने इस नोटबुक में नोट करो। गेल का फुल फॉर्म पूछ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इसके अध्यक्ष का परिवर्तन 14 अक्टूबर को कर दिया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता साहब बने। अब देखिए 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। डोपिंग के आरोप में 3 साल के खेलने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। किसको किया? डोपिंग क्या चीज होता है? मान लीजिए आप एक स्पोर्टमैन हैं, आपने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई का नियम कहते हैं, साई का नियम अर्थात स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आपने कुछ नियम होते हैं कि आपको इतने से इतने प्रैक्टिस के दौरान नशा नहीं करना है। कुछ एक्स्ट्रा जैसे कि शरीर में अपने नस में एनर्जी लाने वाले बूस्टअप वेंस वगैरह का यूज़ नहीं करना है, इंजेक्शंस का यूज़ नहीं करना है, वो सब डोपिंग के नियम होते हैं। तो उसी के तहत उनके नियमों को तोड़ने के तहत उनको किसको? तो कमलप्रीत कौर को। कौन? कमलप्रीत कौर को, जो कि थ्रो खिलाड़ी हैं, जो कि एक ऐसा रिंग होता है हाथ में ऐसा पकड़ के घुमा करके जो फेंकते हैं ना, वो थ्रो खिलाड़ी हैं और उसी को खेलने के लिए बैन किया गया है। कितने साल तक? तो 3 साल तक। किस आरोप में? तो डोपिंग केस के आरोप में खेलने से प्रतिबंध। थ्रो खिलाड़ी है, कौन है? तो कमलप्रीत कौर को। बहुत बड़ा बदलाव हुआ स्पोर्ट में। तुरंत बेटा IMP में डालो, मैं जितना बताऊंगा उसको तुमको रोज नोट करके बनाना है नोटबुक में। अब देखिए पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 को आप समझिए। अभी हमारे राष्ट्रपिता के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे एक संग्रहालय खोला गया है विदेश में। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से संग्रहालय किसने खोला? तो अमेरिका में राष्ट्रपति के नाम पे एक महात्मा गांधी संग्रहालय खोला गया और वहीं पे महात्मा गांधी के संग्रहालय को खोल के उनके सम्मान पे, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, 2 अक्टूबर वाला हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन होता है, तो राष्ट्रपिता के संग्रहालय के लिए, उसके सम्मान के लिए अमेरिका में एक संग्रहालय खोला गया और उनसे संबंधित जितने भी संकलन हैं, जितने भी किताब कापी हैं, उनकी जितनी भी यात्राएं हैं, जितनी भी उनके इस देश की आज़ादी में योगदान है, वो सारा यहाँ पे वर्णन आपको देखने को संग्रहालय में मिल जाएगा। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप मुझे कमेंट करके बताओ। याद करो उस दौर को जब सुभाष चंद्र बोस साहब हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अलग अलग देशों में जाकर के टीम खड़ा कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी इत्यादि का मदद ले रहे थे, अलग अलग जापान उपान इधर घूम करके जाकर के लोगों का क्या कर रहे थे? देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक टीम तैयार कर रहे थे। तो वहां से संदेश देते हुए फोन करके बोलते हैं कि राष्ट्रपिता हम आ रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके संबोधित करने वाला कौन था? तो आप विकल्प में समझ जाना कि किसने संबोधित किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा वो आप देखिए, और आपको यह भी देखना है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने हो? महात्मा, राष्ट्रपिता और गुरुदेव, ये आप 3 चीजों को बोलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? अगर हाँ तो ठीक है, ढूंढ के बताओ किसने उनको गुरुदेव कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, और महात्मा गांधी को
महात्मा किसने कहा? तुरंत कमेंट करके बताओ, थोड़ा मेहनत करो, अपने दिमाग को बूस्ट करो। और यहाँ पे देखो बात अमेरिका की हो रही है, तो वहां पे आर.टी. प्रभाकर को, जो हमारे इंडियन है, आर.टी. प्रभाकर को अमेरिका के प्रेसिडेंट के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? तो आर.टी. प्रभाकर को किया गया है अमेरिका के प्रेसिडेंट के विज्ञान सलाहकार के रूप में। आर.टी. प्रभाकर का भी नाम आप याद रखेंगे। 10वें नंबर का बिंदु आप देखिए, I2U2 एक ग्रुप बनाया गया, I2 और U2। I2 का मतलब क्या हुआ? ए हो गया इंडिया, इजराइल। I2 मतलब 2 आई मिले और मिले, इंडिया मिला, इजराइल मिला। U2 मतलब UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। और दूसरा U क्या है? USA। ये दोनों मिले U2 का निर्माण हुआ, ये दोनों मिले I2 का निर्माण हुआ। एक ग्रुप का निर्माण किया गया है जो एक दूसरे को क्या करेंगे? व्यापारिक तथा हर प्रकार के सहयोग देकर के क्या करेंगे? आगामी वर्षों पे ये एक अच्छे संबंधों को सुधार करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और 11वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है 14वां ब्रिक्स जो सम्मेलन होगा, कहाँ होगा? तो बीजिंग में होगा। और बीजिंग किस देश के अंतर्गत आता है और ये क्यों फेमस है बीजिंग, आप कमेंट करके बताएं। और जो बेटा मेरा यहाँ पे, मेरे बच्चे जो देख रहे हैं मेरे क्लासेस को, वो एक्टिव है या नहीं, वो कमेंट देख के समझ आ जाएगा। जो कमेंट करेगा वो बंदे एक्टिव है, उसको प्राइवेट में मैं इसका नोट्स भी भेजूंगा, उसको फ़ोन करके मैं कॉल भी करूंगा। और जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, जो मुझसे नहीं जुड़े, वो तुरंत मुझे क्या करें? मेरे को मैसेज करें, इसमें 9575204321। आई रिपीट इट, 9575204321। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, मुझसे जुड़े, क्योंकि मैं अपने स्टेटस में लगभग इंफॉर्मेटिव चीज़ों को शेयर करता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ज़्यादा हो जाता है, नहीं देख पाते, तो आप मेरे स्टेटस में इस मोबाइल नंबर पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको मिल रहा है। आपको सारे पेड कोर्स भी आपको इसी नंबर पे मैंने चाहिए, तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और आप यूट्यूब में जाके माधव पहल अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप क्वालिटी एजुकेशन एट मिनिमम फी प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रिक्स सम्मेलन में आप ब्रिक्स का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहां पे लॉन्च होगा? 14वें नंबर का ब्रिक्स का सम्मेलन तो बीजिंग में लॉन्च होगा। 12वां नंबर, अब इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझना, क्योंकि ये अभी पोल खुलने वाला है इंडिया का। देखिए CRI इंडेक्स, CRI इंडेक्स होता क्या है? ये ऐसा इंडेक्स है जो असमानताओं को कम करने के बाद में जारी करता है। मतलब यह देखा जाता है किस देश में असमानताएं कम है। जहां जितनी असमानता होगी वहां उतना भेदभाव होगा, वहां उतनी व्यवस्था बिगड़ी होगी। तो CRI इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन रहा? नॉर्वे रहा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, है ना। 6 महीने दिन 6 महीने रात कहाँ रहता है? ओस्लो, याद रखना। तो CRI इंडेक्स उसमें जारी होता है जहां पे देश में सबसे कम असमानता जिसकी होती है वो देश शीर्ष पे रहता है। नॉर्वे पहले पे टॉप पे है, मतलब वहाँ असमानताएं कम है, वहाँ सभी बराबर हैं, असमानताएं बहुत कम हैं। और 161 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया को 123 अर्थात 123 रैंक मिला, जो कि बहुत बुरी स्थिति है। 123 बहुत ही बुरा स्थिति है। 161 देश में कम से कम इसको टॉप 20 में होना चाहिए। इंडिया सबसे बड़ा ग्रोइंग कंट्री है आज के समय पे, और इंडिया जो है, भारत जो है क्या है? सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है, अर्थात एशिया का उपमहाद्वीप है। इतनी विविधताएं भरी पड़ी है, इतना डेवलपमेंट भरा पड़ा है, इतना मैन पावर भरा पड़ा है, इतने रिसोर्सेस पड़ा है, क्योंकि एशिया का इसे क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। उपमहाद्वीप का, महाद्वीप का उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट का छोटा भाई, है ना। सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, है ना, मतलब महाद्वीप का छोटा भाई है ये। अपने आप में पूरे महाद्वीप के लक्षणों को, गुणों को, कैरेक्टर को क्या किया है? अपने अंदर धारण किया है। दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। क्लियर? ये 13 नंबर में देखो, एक दिन के लिए हाई कमीशन नियुक्त किया गया था भारत में, यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो भारत में यूके के लिए भारत में यूके की एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसको? तो हमारी बेटी जागृति यादव को। कहां से? लखनऊ से।
कब से ये चालू हुआ ये प्रोग्राम? तो ये 2017 से चालू हुआ था और ये 6वें नंबर का था। हर साल इसको किया जाता है। इसमें एक टेस्ट होता है बेटा, स्टूडेंट्स लोगों का, कॉलेज स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होता है और उसमें क्या है, जो ब्रिलियंट बच्चे जो उस एग्जाम में टॉप करते हैं उनको एक दिन का हाई कमीशन नियुक्त किया जाता है। इंडिया में वो पदवी दी जाती है। हर देशों का उच्च हाई कमीशन जो इंडिया में बैठता है, ठीक है, ताकि वो अपना संबंध देशों के साथ सुधार सके। तो यहाँ पे भारत में यूके की वनडे की उच्चायुक्त तो किसने जीता उसको? तो जागृति यादव को सेलेक्ट हुई है और एक दिन की वो 13 अक्टूबर को बनी थी और 14 अक्टूबर को मैं पेश कर रहा हूँ। लखनऊ से है, 2017 से ये प्रोग्राम चालू हुआ, 6वें नंबर का था और 14 अक्टूबर का 14वें नंबर का करंट अफेयर क्या है? तो जो अक्टूबर 2023 का, तो 2023 मतलब आने वाला, अभी घोषणा हो गया अक्टूबर 2023 का कौन से नंबर का? 37वें नंबर का। क्या? तो नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित होगा? राष्ट्रीय खेल है मतलब इंडिया में होगा, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? तो ये गोवा में होगा। कहाँ पे? गोवा में। कब? अक्टूबर 2023 में। कौन से क्रम? 37वां। एक बात याद रखना बेटा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, तुम अभी क्या हो ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम मेहनत करके क्या बन जाते हो। मैं शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आज मुझे अपने आप एक गर्व महसूस होता है मेरे माता पिता के दिए हुए एजुकेशन से और अपने परिश्रम से और मेरे गुरुओं के कारण और मेरे अच्छे मार्गदर्शकों के कारण आज मैं मेहनत करके 2 पैसे कमा पा रहा हूँ। एजुकेशन में अच्छा समाज में रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है और साथ ही साथ में सभी मेरा सपोर्ट करते हैं मेरे एजुकेशन के दम पे। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो कभी मैटर नहीं करता, बहाने मत मारो, बेशुमार मेहनत कर दो। जब एक आदमी 8 से 10 घंटे का नौकरी करता है, उसके बाद 8 घंटे का क्लास लेता है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली है, 3 साल का मेरा बेटा है, तो आप लोग तो खाली हो यार, आप लोग तो और ज़्यादा कर सकते हो। तो याद रखो कि तुम्हारी इज्जत तब होगी जब तुम प्रॉपर क्या है रिविजन करोगे, पढ़ोगे, डिटर्मिनेशन करोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे। हमेशा याद रखना, कुछ करो ना करो, लेकिन आपको समीक्षा बहुत जरूरी है। आप समीक्षा करो कि आपसे गलती कहाँ पे हुआ था लास्ट टाइम, समीक्षा करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जो समीक्षा नहीं करेगा अपने गलतियों पे, उसे इसका नुकसान बड़े रूप में भरना पड़ेगा। एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा, इतना डेडिकेशन आप एजुकेशन के लिए दे दो, दुनिया आपको पागल कहेगी, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, दुनिया आपको बोलेगी इसके पास तो कोई संसाधन नहीं है, बस चल गया। राम जब सेतु बना था ना, जब पूरा कहना चाहिए कि सागर में पत्थरों को फेंका गया था, किसको पता था कि ब्रिज बन जाएगा, सेतु बन जाएगा? एक पत्थर से चालू हुआ था, ठीक है। जय श्री राम लिख के एक पत्थर से चालू हुआ था, पूरा सेतु का निर्माण हो गया। तो वही है, आज तुम एक पत्थर कलेक्ट करो, कल एक करो, परसों एक करो और आपसे करते रहो, साल में तुम पाओगे तुम्हारे पास 364 पत्थर होंगे, ठीक है। 364 365 पत्थर होंगे तुम्हारे पास, है ना। कहने का मतलब ये है, आज तुम शुरुआत करो, कल तुम अंत कर दोगे, तुमको पता नहीं चलेगा। और तुम शुरुआत ही नहीं करोगे, सोचते रहोगे पहुँचते 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 कब पहुँचूंगा, कब पहुँचूंगा, कब पहुँचूंगा, यही दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले तुमको एक्शन लेना पड़ेगा। जो एक्शन नहीं लेता उसी के साथ समस्याएं होती है, और जो मेहनत करता है, जिस हालत में, जिस स्थिति में जैसे हो, परिश्रम करो, चेहरे से और शरीर से और आपके कंटेंट से मेहनत झलकना चाहिए, समझ रहे हो। इतने खो जाओ पढ़ने लिखने में, दिन दुनिया, दुख, पछतावा, डर, तकलीफ, समाज, परिवार, घर, आना बाना, ताना, स्कूल, पड़ोसी, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, चाचा, मामा, नाना, काका, कुछ ना सोचो, है ना, कि घूम घुमा कर घर को आए, आकर माँ को बात बताए कि देख लिया हमने जग सारा और अपना घर है सबसे प्यारा। खुद मेहनत करो, अपने घर का निर्माण करो, अपने भविष्य का निर्माण करो। दुनिया आपको आपके मेहनत के नाम से जानेगी, आपके परिश्रम के नाम से जानेगी कि आप कितने परिश्रमी थे, कितने मेहनत करते थे। और जो कुछ नहीं कर रहा उसको कोई कुछ नहीं जानेगा। सामान्य लाइफ तो सभी जीते हैं, कुछ अलग करने की चाह रहा हूँ। बस यही कहूँगा बेटा, रोज मैं ऐसा करंट अफेयर दूंगा, नोट करो तुरंत। अभी ये सारी चीज नोट होना चाहिए, तुरंत नोट करो। और नोट करने के बाद में क्या करो, रिवीजन करो। कभी भी लाइव टेस्ट हो जाएगा बता रहा हूँ, और मेहनत नहीं करोगे तो क्लास बंद कर दूंगा। इसीलिए नोट करो और रिवीजन करो, ठीक है।
जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद। पढ़ते रहो बेटा, बढ़ते रहो, मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है।